आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एनडीए फर्स्ट 2020 के पेपर 2 जो जीएटी होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें रसायन विज्ञान से पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। मैं हूं सरफराज अंसारी और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा स्टूडेंट कि आप इन क्वेश्चन के टाइप को ऑब्ज़र्व करें, समझें और समझने का प्रयास करें, ताकि आगे अगर 2023 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या एनडीए 2020 सेकेंड दे रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है किसी दिए गए द्रव्य के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है। मतलब कोई द्रव का पृष्ठ है, ठीक है, तो यहाँ से जो वाष्पीकरण वो कब अधिक होगा। ऑप्शन दिया है जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो, ठीक है, जब तापमान निम्न हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो, जब तापमान निम्न हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल लघु हो, और जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल लघु हो। स्टूडेंट बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर इसको समझने की कोशिश किया जाए, वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होगा, तो सीधी सी बात है कि तापमान उच्च होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि तापमान उच्च होना चाहिए, तो ये तापमान निम्न वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये तापमान निम्न वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रहे ए और डी ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, तो आप ये देखेंगे कि देखिए अगर जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। अगर जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण बहुत स्लो होगा। अतः इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट, कि जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो। सो स्टूडेंट, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है, यानी कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा है। देखिए मिश्र धातु चार ऑप्शन है आपके, मिश्र धातु, दूध, वायु और शर्करा। तो देखिए मिश्र धातु आपका एक विलयन है, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है। दूध आपका एक कोलाइडी विलयन है, सीधी बात है। और वायु भी एक प्रकार का मिश्रण ही है, ठीक है, तो ये विलयन के अंतर्गत ही आएगा, गैस का गैस में, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शर्करा। चीनी आपको पता है एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। चीनी विलयन में विलेय का काम करता है। जब आप शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो ये जल में जो आप चीनी डालते हैं, तो चीनी आपका विलेय का काम करता है। राइट स्टूडेंट, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका शर्करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसमें से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा आप पेट्रोलियम का शोधन नहीं कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए, तो इस तरह से भी पेट्रोलियम का शोधन नहीं होता है। ये जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, पृथकारी कीप, बेसिकली आप क्या कीप के माध्यम से पेट्रोलियम का शोधन कर सकते हैं। ये बड़ा ही फनी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। सो ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है, जो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होला, उसका रासायनिक रूप से परिवर्तन होना, ठीक है। जल में शर्करा का घुल जाना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बर्फ़ का पिघलना, ये भी बेसिकली रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, सो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्रिस्टलन, क्रिस्टलन में क्या होता है, बेसिकली किसी विलयन से किसी ठोस पदार्थ को अलग करना, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लास्ट ऑप्शन होगा डी आपका, दूध का खट्टा हो जाना। दूध का खट्टा हो जाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, ये बड़ा ही कंसेप्चुअल है और सिंपल क्वेश्चन है।
कि अमोनियम आयन की संयोजकता +1 है। बेसिकली अमोनियम आयन ये होता है NH4 पे प्लस चार्ज, ठीक है। एंड कार्बोनेट आयन की संयोजकता -2 है। सो CO3 पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन अमोनियम कार्बोनेट का सही सूत्र है? इसका सही ऑप्शन होगा आपका NH4 का होल ट्वाइस CO3, क्योंकि स्टूडेंट इसकी बैलेंसी होती है +1, इसकी बैलेंसी होती है -2। बेसिकली बैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, इसकी बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 2। सो इसको बैलेंस करने के लिए इसके 2 परमाणु चाहिए, यानी 2 अणु चाहिए बेसिकली, ठीक है। इसीलिए NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का ट्वाइस CO3, ठीक है। ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है, ये दिख रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यौगिक बनाते हों। देखिए सहसंयोजक यौगिक क्या होता है ना, कभी धातु के मध्य, मेटल के मध्य नहीं बनता है। अगर धातु है, यौगिक बनाया हुआ है, तो वो सहसंयोजक यौगिक नहीं होगा, अपवाद को छोड़ करके वो होगा बेसिकली आपका आयनिक यौगिक। सो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम आपका धातु है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम आपका धातु है, ये भी रॉन्ग है। जिंक सल्फाइड, Zn भी धातु है, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट सिलिकॉन कार्बाइड, राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि ये दोनों अधातु है Si और C, और इनके मध्य जो बॉन्ड बना है वो आपका सहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ये केमिस्ट्री का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आर्गन, आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 है, आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 है, आपको पता होगा। ये एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है बेसिकली, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? प्रोटॉनों की संख्या 22 होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगा, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग 40 होगा। स्टूडेंट हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। सो किसी भी तत्व में, किसी भी उदासीन तत्व में अगर जितनी परमाणु क्रमांक रहता है उतनी ही बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है, ठीक है। सो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। ये ऐसे ही गलत हो रहा है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 22 नहीं, प्रोटॉनों की संख्या भी 18 ही होना चाहिए। ये ऑप्शन भी ऐसे ही गलत हो रहा है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या 40 में से आप माइनस करेंगे 18 को तो आपको मिलेगा 22, ठीक है। और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का योग कभी परमाणु भार नहीं होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है बेसिकली परमाणु भार, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। अगला प्रश्न पूछा है कि नियान, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तत्वों का सही संयोजकता क्रम लगाइए। बड़ा ही सिंपल सवाल है। नियान की वैलेंसी होती है 0, सबको पता है नियान की वैलेंसी होती है 0 क्योंकि ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की संयोजकता नहीं होती है। उसके बाद नाइट्रोजन से पहले हम मैग्नीशियम को लिखते हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है स्टूडेंट 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है हमारा 3, ठीक है। एंड सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। सो सबसे पहले आपका नियान होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर आपका नाइट्रोजन होगा, फिर आपका सिलिकॉन होगा। इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन को 4 होता है, 4 तो सबसे छोटा दे दिया है यहाँ पे, आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन में आपका ये आपका राइट ऑप्शन होगा। सिंपल सवाल था, बैलेंसी बेस्ड था, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 35 है, ये 35 वाला आपका है ब्रोमीन, 17वें वर्ग का तत्व Br ब्रोमीन है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इनके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या क्या होगी? देखिए बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने का एक तरीका है जिसको 2n² के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर 35 इलेक्ट्रॉन को अगर आप कक्षकों में विभाजित करेंगे तो पहला में हो जाएगा आपका 2, फिर 8, फिर 18, ये कितने हो जाएंगे आप 8 2 10 और 10 18 कितने हो जाएंगे आपके 28 हो जाएंगे। और 28 में आप 7 अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 35। सो संयोजकता कोष यानी बाह्य कोष, संयोजी कोष में आपका हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा हमारा, नहीं ये लास्ट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचय उपचय अभिक्रिया, अपचय उपचय या अपोपचय अभिक्रिया, ये रिडॉक्स अभिक्रिया इसे कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसको अगर हम इस तरह से समझे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की संयोजकता है +3, ठीक है, और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की संयोजकता है +3, या संयुक्ता नहीं ऑक्सीकरण संख्या समझते हैं, +3 ऑक्सीकरण संख्या +3 ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ तो कोई वृद्धि नहीं हुई है या कमी नहीं हुई है ऑक्सीकरण संख्या में। यहाँ हाइड्रोजन की है आपकी ऑक्सीकरण संख्या +1 और यहाँ भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है +1, तो यहाँ भी आपका ना कुछ वृद्धि हुआ ना कुछ कमी हुआ। सो इस तरह से स्टूडेंट ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि न इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है न इसमें रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वही अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। सो कि एक ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सी इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं CuSO4, CuSO4 में Cu की +2 है, ठीक है, एंड यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ये हम जब केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। Zn की यहाँ पे 0 है और यहाँ पे Zn की +2 है। सो यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है, बेसिकली धनावेश में कमी हो रही है, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे Zn से Zn +2 हो रहा है तो धनावेश में वृद्धि हो रही है, तो ये आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ए, क्योंकि ए एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समाकृतिक है। कोक नहीं है, कोयला भी नहीं है, दो ऑप्शन है, हीरा, बेसिकली हीरक लिखा है, हीरा होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेफाइट। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा हीरा, क्योंकि जो हीरा है वो चतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार आपका जो सिलिकॉन होता है वो चतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करता है, इस तरह से, ठीक है। सो ये सिलिकॉन के सिमिलर होगा आपका डायमंड, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। हाइड्रोजन गैस का कौन सा रंग है, पूछने वाला बात नहीं, रंगहीन, कलरलेस, कोई भी रंग नहीं होता है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका कोई अपना विशेष कलर नहीं होता है, ठीक है। सो आप हो जाएगा सिलिका, मतलब इसको कलर करने पर इसका कोई कलर अपना उत्पन्न नहीं होता है, बेसिकली इसको यूज़ करने पर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलिका, SiO2, ठीक है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड, चौक, सफ़ेद सीसा, ये सब अपने एक वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, तो आपका सिलिका नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सही है पूछा है कि सही नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि यूरिया फास्फोरस युक्त उर्वरक है, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि सही नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि यूरिया का सूत्र होता है हमारा NH2CO NH2। सो इसमें कहीं भी आपका फास्फोरस नहीं है, हालांकि ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है, सो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये फास्फोरस युक्त नहीं बल्कि नाइट्रोजन युक्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बाकी के 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी वही सवाल पूछा गया है, इसमें नीचे से आते हैं। हीरक यानी हीरा कार्बन का अपरूप है, ये राइट ऑप्शन है, बेसिकली ऑप्शन राइट है, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया था, ये भी सही है। कार्बनिक यौगिकों का आबंधन सहसंयोजक होता है, ये तो और सही है, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर सहसंयोजक बंद होता है। अधिकतर कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। सो इस हिसाब से कहा है कि सही नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर कार्बन विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक बल्कि नहीं होते हैं, इसीलिए यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, और ये लास्ट भी है, ठीक है।
कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब होता है विखंडन, टूटना दो भागों में। सो देखते ही पता पड़ रहा है कि यहाँ पे अपघटन नहीं हो रहा है। ये AgCl बेसिकली Ag+Cl2 में टूट रहा है सनलाइट की उपस्थिति में। सो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाकी के दो अपघटन नहीं है। सो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जैसे अपघटन का मतलब होता है कि एक पदार्थ से दो पदार्थ के रूप में टूटना, दो पदार्थ अलग अलग पदार्थ के रूप में बिखर के टूटना, यह आपका अपघटन रिएक्शन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। सो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है, और इसी तरह से ज्योग्राफी, फिर आपका फिजिक्स, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, फिर मैथमेटिक्स। सारे 2022 के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में हो, जैसे कि आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।